हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पाठ के पहले भाग में हमने क्या किया था। हमने वृत्त से जुड़ी कुछ बातों को जाना था। तो अब जल्दी से मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि किस किस बच्चे ने इस पाठ के पहले भाग को अच्छे से समझ लिया है। तो यहाँ देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा चित्र एक त्रिज्यखंड जैसा दिख रहा है और कौन सा चित्र एक वृत्तखंड जैसा दिख रहा है। ध्यान से देखिए और बताइए। सही। अब बताइए, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं बनाई जा सकती हैं? एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं? 1, 2 या असंख्य? असंख्य त्रिज्याएं, बिल्कुल सही। और कितने व्यास बनाए जा सकते हैं? त्रिज्याएं असंख्य तो व्यास भी असंख्य। अच्छा, कितनी जीवाएं बनाई जा सकती हैं? वे भी असंख्य। और यदि बराबर जीवाएं बनानी हो तो वे भी असंख्य। तो अब बताइए, यदि किसी वृत्त पर दो बराबर जीवाएं बनाई जाएं तो उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कैसे होंगे? क्या वे भी बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। और यदि किसी वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो उन जीवाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वे भी बराबर होंगी? बिल्कुल बराबर होंगी। और आप ये भी जानते ही हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से यदि किसी जीवा पर एक लंब बनाया जाए तो वह उसकी जीवा को समद्विभाजित करता है, और इसका विलोम भी सत्य है। तो ठीक है, शाबाश। तो फिर हम इस पाठ के दूसरे भाग को आरंभ करते हैं, पर ऐसे नहीं, उसके लिए पहले हमें कुछ तैयारी करनी होगी। मुझे यह जानना है कि वृत्त से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में या फिर इसी कक्षा के पिछले पाठों में, उनके बारे में आपकी समझ कैसी है। तो जल्दी से एक छोटी सी और परीक्षा। परीक्षाएं तो मजेदार होती हैं ना? नहीं पर ये वाली तो होगी। तो बताइए कि एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं बना सकते हैं? तो यहां है एक बिंदु। इस बिंदु से होकर गुजरने वाली कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं? कोशिश करते हैं। 1, 2, 3, कितनी? असंख्य, कितनी भी रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो अब बताइए, यदि दो बिंदु हों, मान लीजिए A और B, तो इनसे गुजरने वाली कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं? यदि मैं A और B को सीधी रेखा से मिला दूं तो ये हो गई 1। क्या कोई और रेखा बनाना संभव है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरे? एक ऐसी सीधी रेखा बनाना तो संभव नहीं है। वक्र बन सकता है पर सीधी रेखा बनाना संभव नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि एक रेखा के निर्धारण के लिए दो बिंदु पर्याप्त हैं। यानी यदि हमें दो बिंदु पता है तो हम एक रेखा बना सकते हैं। अब बताइए, यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो क्या कभी वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि वे समांतर हैं। समांतर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। मान लीजिए दो रेखाएं समांतर नहीं हैं, क्या अब वे प्रतिच्छेद करेंगी? करेंगी। पर क्या यह जरूरी है? अब यहां देखिए, मान लीजिए इस रेखा का नाम है AB और इसका CD, पर ये दोनों तो प्रतिच्छेद नहीं कर रही। रेखा का अर्थ है कि उसके दोनों ओर समझिए कि ये तीर के निशान हैं, मतलब हम इन्हें दोनों ओर कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब यदि मैं AB रेखा को इस ओर बढ़ा दूं और इस CD को भी इसी ओर बढ़ा दूं तो पक्का ये किसी ना किसी बिंदु पर तो जाकर प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि दो रेखाएं या तो समांतर होती हैं या प्रतिच्छेदी। यदि वे समांतर हैं तो प्रतिच्छेदी नहीं होंगी, और यदि वे प्रतिच्छेदी हैं तो समांतर नहीं होंगी। तो अब बताइए कि यदि दो रेखाएं समांतर नहीं हैं, प्रतिच्छेदी हैं, तो वे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी? 1, 2 या असंख्य? यहां देखिए, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और ये यहां इस बिंदु, मान लीजिए O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या कोई और ऐसा बिंदु हो सकता है जिस पर यही दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। एक बिंदु तो हो सकता है, दो नहीं हो सकते। क्या असंख्य हो सकते हैं? सोचकर देखिए। तो यहां देखिए, यहां 4 बिंदु हैं, A, B, C और D। AB को मिलाया गया है और CD को मिलाया गया है। ये दो अलग अलग रेखाएं हैं या दो अलग अलग रेखाखंड हैं। मान लीजिए मैं AB को यहां इस ओर बढ़ा दूं
तो हमने देखा कि ये सी और डी से होकर गुजर रही है। क्या इसका अर्थ है कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और वो असंख्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? ऐसा नहीं है। ए बी सी डी से ही होकर गुजर रही है। असल में ये एक ही रेखा है, यानी ए बी और सी डी एक ही रेखा के दो नाम हैं। रेखा एक ही है। इस रेखा को हम कुछ भी बुला सकते हैं, ए बी, ए सी, ए डी, बी डी, कुछ भी। ये सभी नाम इसी रेखा के हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि दो रेखाएं असंख्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दो रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, क्योंकि ये दो रेखाएं नहीं हैं, ये एक ही रेखा के कई नाम हैं। तो इसका अर्थ है कि दो रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी हैं तो वे एक अद्वितीय बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एक रेखाखंड। ये बिंदु ए और ये बी, यदि मैं इन दोनों को मिला दूं तो हमें प्राप्त हुआ एक रेखाखंड, यानी रेखा का केवल एक भाग। इसे और आगे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, यह रेखाखंड है। अब मान लीजिए मुझे एक ऐसा बिंदु चाहिए जो ए और बी दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो, बराबर दूरी पर। मान लीजिए कि इस रेखाखंड की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो क्या एक ऐसा बिंदु प्राप्त किया जा सकता है जो इन दोनों बिंदुओं से बिल्कुल समान दूरी पर हो? चलिए मान लीजिए कि यहां एक बिंदु है O और AO की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो क्या O ऐसा बिंदु है? बिल्कुल है। यदि AO 3 सेंटीमीटर तो OB भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि AB की कुल लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो O पक्का ऐसा बिंदु है जो A और B से समान दूरी पर है। सही। तो क्या ऐसा कोई और बिंदु हो सकता है या केवल एक ही हो सकता है? सोचिए। हमारा प्रश्न था कि A और B से समान दूरी वाला कोई बिंदु खोजिए। एक तो खोज लिया, और हो सकता है? प्रश्न को ध्यान से समझिए और फिर सोचिए। देखिए, प्रश्न में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि वह बिंदु ए बी के ऊपर ही होना चाहिए। कोई भी ऐसा बिंदु जो ए और बी से समान दूरी पर हो। तो यदि ओ के बिल्कुल ऊपर यहां मैं एक और बिंदु लगाऊं, इसकी बिल्कुल सीध में O1, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये ए और बी से समान दूरी पर होगा? यानी यह दूरी ए ओ डैश को मिलाने पर और यहां ओ डैश बी को मिलाने पर, क्या ये दूरी समान होगी? बिल्कुल होगी। और O2 के बारे में क्या ख्याल है? O3, और मान लीजिए यहां दूसरी ओर O4, तो O4, O5, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सभी बिंदु AB से समान दूरी पर होंगे। यदि एक बिंदु K यहां लिया जाए, क्या यह भी दोनों से समान दूरी पर होगा? नहीं। और यदि एक L बिंदु यहां लिया जाए, यहां इसकी बिल्कुल सीध में, वह भी नहीं। यदि एक M बिंदु यहां लिया जाए तो वह भी नहीं। तो कौन से बिंदु हैं जो इस A और B से बिल्कुल समान दूरी पर हैं? वही बिंदु हैं जो यहां इसके मध्य बिंदु से, यदि मैं एक सीधी रेखा खड़ी करूं, यहां ऊर्ध्वाधर रेखा बिल्कुल सीधी, इस सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा का अर्थ है यहां पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया जाए, यानी एक लंब बनाया जाए। तो उस लंब पर आने वाले सभी बिंदु A और B से समान दूरी पर होंगे। ऐसा लंब जो इसके बिल्कुल मध्य बिंदु पर बनाया गया है, इसे हम इसका लंब समद्विभाजक भी कह सकते हैं। अब यह लंब समद्विभाजक, यह भी एक रेखा है, तो यह भी अनंत है। इसे जितना मर्जी ऊपर और जितना मर्जी नीचे बढ़ाया जा सकता है। तो इस पर आने वाले सभी बिंदु जो कि असंख्य हैं, वे A और B से समान दूरी पर होंगे। शाबाश, आप सब बहुत होशियार हैं, आप ये सब जानते हैं। तो चलिए अब हम अपना पाठ, इसका दूसरा भाग शुरू करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे पाठ का नाम है वृत्त, तो हम वृत्त की ही बात करेंगे। तो यहां देखिए एक बिंदु। अब बताइए कि आप इस बिंदु से गुजरने वाले कितने वृत्त बना सकते हैं? 1, 2 या असंख्य? असंख्य, जितने भी वृत्त बनाए जा सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु हों, A और B, तो इनसे गुजरने वाले कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं? 1, 2 या असंख्य? तो इनसे गुजरने वाला भी एक वृत्त बनाया जा सकता है। क्या केवल 1, 2? असंख्य। इन दो बिंदुओं से गुजरने वाले भी असंख्य वृत्त बनाए जा सकते हैं।
तो अब मान लीजिए हमारे पास 3 बिंदु हैं, A, B और C। क्या इन तीनों से गुजरने वाला कोई वृत्त बनाया जा सकता है? कोशिश करते हैं। ऐसा लग रहा है कि यदि अच्छे से कोशिश की जाएगी तो एक वृत्त तो जरूर बन सकता है। पर मान लीजिए कि बिंदु संरेखी हो। संरेखी का अर्थ है एक ही सीधी रेखा पर आने वाले। आइए देखें। तो हम लेते हैं 3 संरेखी बिंदु, यानी एक ही सीधी रेखा में आने वाले 3 बिंदु। तो क्या कोशिश करके कोई ऐसा वृत्त बनाया जा सकता है जो इन तीनों से होकर गुजरे? इन 2 से भी गुजर सकता है, और यदि मैं कोशिश करूं तो इन 2 से भी गुजर सकता है। पर क्या कोई वृत्त ऐसा हो सकता है जो तीनों से ही गुजरे? ये तो संभव नहीं है। कोई एक बिंदु, जैसे ये A, ये B, ये C, कितने भी वृत्त बना लें, लेकिन कोई एक बिंदु या तो उस वृत्त के अभ्यंतर में रह जाएगा या फिर उसके बहिर्भाग में आ जाएगा। तो ऐसा एक वृत्त बनाना संभव नहीं लग रहा जो कि 3 संरेखी बिंदुओं से होकर गुजरे। तो चलिए हम फिर से असंरेखी बिंदु लेते हैं, यानी सीधी रेखा पर ना आने वाले। मान लीजिए ये A, ये B और ये C। तो क्या इनसे होकर एक वृत्त गुजर सकता है? देखने में तो लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन हमें पक्का कैसे पता चलेगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं? सोचकर बताइए। 3 बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त बनाने का अर्थ है कि ये तीनों बिंदु उसी वृत्त पर आएंगे, ना तो उसके अभ्यंतर में ना ही उसके बहिर्भाग में, उसी वृत्त के ऊपर आएंगे। और यदि ये तीनों बिंदु एक वृत्त के ऊपर आएंगे, इसका अर्थ हुआ कि इन तीनों बिंदुओं की उस वृत्त के केंद्र से दूरी बराबर होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त पर आने वाले सभी बिंदुओं की दूरी केंद्र से तो बराबर ही होती है। तो हमें बस एक ऐसा बिंदु ढूंढना है जो कि इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। अब कैसे करें? तो हमने 2 बिंदुओं से समान दूरी वाला बिंदु तो ढूंढा था। कैसे? उन दोनों बिंदुओं को मिलाकर और उनका लंब समद्विभाजक खींचकर। तो यदि मैं AC का लंब समद्विभाजक बनाऊं तो मुझे असंख्य ऐसे बिंदु मिलेंगे जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हैं। अब यदि मैं AB को भी मिला दूं और इसका भी लंब समद्विभाजक बनाऊं तो ऐसे असंख्य बिंदु मिलेंगे जो इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर हैं। चलिए करके देखें। मान लीजिए यहां यह इसका मध्य बिंदु है और यहां मैंने एक 90 डिग्री का कोण बनाया ऐसे, तो यह इसका लंब समद्विभाजक है। मान लीजिए यहां M, तो AM बराबर है MC और ये 90 डिग्री का कोण है। अब ऐसा ही लंब समद्विभाजक मैं यहां भी बनाऊं। मान लीजिए ये इसका मध्य बिंदु और यहां मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया। तो इस पर आने वाले सभी बिंदु इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर हैं। अब ये दोनों रेखाएं समांतर तो नहीं है। समांतर तब होती यदि ये तीनों बिंदु संरेखी होते। ये समांतर नहीं है, तो पक्का ये कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी। मान लीजिए यहां, तो ये ऐसा बिंदु है जो A, B और C से समान दूरी पर है। तो यदि इसी बिंदु को केंद्र मान लें और त्रिज्या क्या लें? त्रिज्या ले सकते हैं OB, OA या फिर OC, क्योंकि ये तीनों ही रेखाएं बराबर होंगी। ये तीनों ही बिंदु O से समान दूरी पर हैं। तो यह त्रिज्या और यह O केंद्र लेकर एक वृत्त ऐसे बनाया जा सकता है। अब बताइए, क्या ऐसे एक से अधिक वृत्त बनाए जा सकते हैं? हम जानते हैं कि 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक से ज्यादा पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, हमने अभी देखा। और इससे समान दूरी वाले सारे बिंदु इस पर हैं और A और B से समान दूरी वाले सारे बिंदु इस लंब समद्विभाजक पर हैं। तो ऐसा केवल एक यही बिंदु है जो इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। इसका मतलब है कि ऐसा एक ही वृत्त बनाया जा सकता है, एक से अधिक नहीं। तो यहां देखिए ये क्या है। मान लीजिए ये बिंदु है A और ये B। तो AB क्या है? AB किसी वृत्त की एक चाप है। मान लीजिए आपको एक वृत्त की चाप AB दी गई है, तो क्या आप इस चाप की मदद से इस वृत्त का केंद्र ढूंढ सकते हैं? यानी आप इस वृत्त को पूरा कर सकते हैं। पूरा तभी होगा जब हमें इसका केंद्र पता होगा। अब वो कैसे करें? हमने अभी अभी सिर्फ 3 बिंदुओं से समान दूरी वाला एक बिंदु ढूंढा था, तो इस चाप पर तो ऐसे असंख्य बिंदु हैं जो एक ही बिंदु से समान दूरी पर हैं। तो हम कर सकते हैं,
कोई भी 3 बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए एक ए ही, एक बी, एक और बिंदु ले लेते हैं सी। ये तीनों ही इसके केंद्र से समान दूरी पर होंगे। तो बस इस AC रेखा को मिला दीजिए और यहां से BC को। इन दोनों ही रेखाखंडों के लंब समद्विभाजक खींचिए और वो जहां पर काटेंगे, मान लीजिए यहां, तो अब ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वही इस वृत्त का केंद्र होगा। उसे केंद्र मानकर और OA, मान लीजिए ये O है, तो OA, OC या OB इनमें से कोई भी एक त्रिज्या लेकर इस वृत्त को पूरा किया जा सकता है। तो अब एक बार याद कीजिए उन सभी वृत्तों को जो हमने कुछ चीजों की मदद से बनाए थे, जैसे कि एक बटन, एक कड़ा, या फिर एक थाली, या फिर एक बड़ा सा पहिया। तो क्या अब आप ऐसे वृत्तों का केंद्र ढूंढ पाएंगे? बिल्कुल आसान है। उन्हीं वृत्तों पर कोई भी 3 बिंदु लीजिए और रेखाएं मिलाकर, यानी उनकी जीवाएं मिलाकर उनके लंब समद्विभाजक बनाइए। तो जहां पर वे लंब समद्विभाजक प्रतिच्छेद करेंगे वही उस वृत्त का केंद्र होगा। तो आइए अब इसी पर आधारित एक प्रश्न देखें। प्रश्नावली 10.3 और प्रश्न संख्या है 3 आप ही की पुस्तक से। यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। तो यहां देखिए 2 वृत्त जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वे कौन से 2 बिंदु हैं जिन पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं? एक यहां मान लीजिए A और ये B। ये दोनों ही वृत्त इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रहे हैं, एक दूसरे को इन्हीं बिंदुओं पर काट रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि इनकी जो उभयनिष्ठ जीवा है, उभयनिष्ठ जीवा जो दोनों में आ रही है, वह AB होगी, क्योंकि यही 2 बिंदु हैं जो दोनों वृत्तों में आ रहे हैं। हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों वृत्तों के केंद्र, यानी कि ये इस उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर होंगे। यदि हम इन्हें मिला दें तो हमें सिद्ध करना है कि यह रेखा OO' यह इस जीवा का लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक का अर्थ हुआ कि यह रेखा इसके बराबर है, मान लीजिए ये M, तो AM MB के बराबर है, और लंब का अर्थ हुआ कि यह कोण 90 डिग्री का है। यदि एक कोण भी 90 डिग्री का हुआ तो सभी के सभी 90 डिग्री के हो जाएंगे। हमने इसी पाठ की पिछली प्रमेयों में देखा था कि यदि किसी वृत्त की जीवा से केंद्र से जीवा पर एक लंब बनाया जाए तो वह पक्का उसके मध्य बिंदु पर उसे काटेगा, मान लीजिए M। और इसका विलोम भी सत्य है, यानी किसी जीवा के मध्य बिंदु से यदि केंद्र को मिलाया जाए तो वह पक्का वह रेखा इस पर एक लंब होगी। हमने ये दोनों बातें सिद्ध की थी। अब मान लीजिए कि AB का लंब समद्विभाजक बना दिया जाए, यानी उनके मध्य बिंदु से भी गुजरे और उस पर 90 डिग्री का कोण भी हो, तो पक्का ऐसी रेखा उसके केंद्र से होकर गुजरेगी। यह भी सत्य है। अब इसी आकृति में यहाँ AB उभयनिष्ठ जीवा है, यानी वो दोनों वृत्तों की जीवा है। यदि इसका लंब समद्विभाजक बनाया जाएगा तो वह इस केंद्र से भी होकर गुजरेगा और उस केंद्र से भी होकर गुजरेगा। पर मान लीजिए हमें इसे सिद्ध करना है, हमें प्रमाणित करना है, तो कैसे करें? उसके लिए हम OA को मिला देते हैं और यहां OB को मिला देते हैं। इसी प्रकार से इस ओर AO' को भी और BO' को भी। अब देखिए यहां 2 बड़े त्रिभुज हैं, AOO' और BOO'। यदि इन दोनों त्रिभुजों को लिया जाए तो इसमें AO बराबर होगी OB, क्योंकि ये इस बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो OA OB के बराबर होगी। इसी प्रकार से इस छोटे वृत्त को देखें तो O'A और O'B इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो वे भी बराबर होंगी, O'A और O'B। अब इन त्रिभुजों में तीसरी भुजा कौन सी है? वो है OO' और OO' इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और तीसरी उभयनिष्ठ। तो SSS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं। अब यदि ये दोनों बड़े त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसका अर्थ हुआ कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा। CPCT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। मान लीजिए यह है कोण 1 और यह है कोण 2। हमने यह सिद्ध कर दिया कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। अब हम इन छोटे त्रिभुजों को देखें, AOM और BOM। इन दोनों त्रिभुजों में भी AO और OB
बराबर होगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, OM बराबर होगी क्योंकि वह उभयनिष्ठ है, और कोण 1 बराबर कोण 2 हमने अभी सिद्ध किया। तो SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों छोटे त्रिभुज भी सर्वांग सम हो गए हैं। अब यदि ये दोनों छोटे त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इसका अर्थ होगा कि ये रेखा AM और ये रेखाखंड MB, AM और MB ये दोनों भी बराबर होंगी। क्यों? CPCT AOM और BOM ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो इनके संगत भाग AM बराबर है MB। इसी प्रकार से यह कोण 3 और यह कोण 4 ये भी बराबर होगा। अब हम यह भी देख पा रहे हैं कि कोण 3 और कोण 4 यह एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि कोण 3 जमा कोण 4 बराबर होगा 180 डिग्री। अब यदि ये दोनों जुड़कर 180 बना रहे हैं और दोनों कोण बराबर हैं, हम लिख सकते हैं कोण 3 जमा कोण 3 बराबर है 180 डिग्री, यानी 2 बार कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। तो कोण 3 180 बटा 2 यानी कि 90 डिग्री। अब यदि कोण 3 90 डिग्री है तो 4 भी 90 होगा, और यह भी और यह भी। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा पर पड़ने वाला लंब समद्विभाजक उनके केंद्रों से होकर गुजरेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं एक अद्भुत दौड़। यहां देखिए, यहां एक बिंदु है P और यहां 7 प्रतियोगी हैं। उनकी स्थिति है A B C D E F G। यहां 7 बच्चे खड़े हैं प्रतियोगी, जिन्हें इस P बिंदु तक पहुंचना है। जो सबसे पहले पहुंचेगा वह जीत जाएगा। तो ये दौड़ अद्भुत क्यों है? अद्भुत इसलिए क्योंकि ये 7 के 7 बच्चे एक ही गति से दौड़ते हैं। इनकी गति समान है, बराबर तेजी से दौड़ते हैं। तो अब बताइए कि कौन सा बच्चा जीतेगा? मान लीजिए ये सातों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं समान गति से, तो कौन सा जीतेगा? कैसे पता चलेगा? आपको बस P से सबसे कम दूरी वाला बिंदु ढूंढना है। जिस बिंदु की दूरी सबसे कम होगी वहीं पर खड़ा बच्चा जीतेगा। तो बताइए इनमें से कौन सा बिंदु P से सबसे कम दूरी पर है? तो मान लीजिए इन सभी बिंदुओं को P से मिला दिया जाए रेखाखंडों के द्वारा। यह तो लोड़ी की आग जैसा लग रहा है, पर समझिए कि ये रेखाखंड सीधे हैं। तो अब बताइए कि इनमें से सबसे छोटा रेखाखंड कौन सा होगा, क्योंकि उसी पर खड़ा प्रतियोगी जीतेगा। देखकर बताइए। PD यही सबसे छोटा लग रहा है क्योंकि यही D पर लंब भी है, तो यही रेखाखंड सबसे छोटा होगा। इस पूरी रेखा पर खड़ी एक सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा यानी 90 डिग्री का कोण, वही इस P से सबसे कम दूरी पर होगा। तो इसका अर्थ है कि यदि ये सभी प्रतियोगी एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे और समान गति से दौड़ेंगे तो D पर खड़ा प्रतियोगी ही जीतेगा, क्योंकि P से D पर ही एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो गणित में इस सबसे छोटी लंबाई को P से AG की दूरी के रूप में परिभाषित करते हैं। तो आइए अब एक क्रियाकलाप करके देखें। देखिए एक वृत्त, क्या अब आप इसका केंद्र ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। हम एक ऐसा वृत्त लेते हैं जिसका केंद्र हमें पता है। यहां मान लीजिए इसका केंद्र है O और हमने इस पर दो जीवाएं बनाई जो कि बराबर हैं, AB और CD। ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं और हमने इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक भी बनाए। वे इसके केंद्र से होकर गुजरे। लंब समद्विभाजक, इस लंब का अर्थ है कि OM, O से AB की दूरी है, हमने अभी देखा। और इसी प्रकार से ON, O से CD की दूरी है, क्योंकि यही वह रेखा है जिसकी लंबाई सबसे कम होगी। क्योंकि यही रेखा O से CD तक आने वाली सबसे कम लंबाई की रेखा है, तो इसका अर्थ है AB से O की दूरी OM है और CD से O की दूरी ON है। अब मान लीजिए कि मैं इस वृत्त को कुछ इस प्रकार से मोड़ूं कि AB CD के बिल्कुल ऊपर आए। ये B इस C बिंदु पर और D A बिंदु पर। इस प्रकार से मोड़ने पर हमने देखा कि O तो यहीं पर है, लेकिन जो OM
वह ON के बिल्कुल ऊपर आया, यानी OM की लंबाई ON के बिल्कुल बराबर है। इससे क्या सिद्ध होता है? इसका अर्थ हुआ कि यदि किसी वृत्त पर दो जीवाएं बनाई जाएं जो कि बराबर हों, तो उनकी केंद्र से दूरी भी बराबर होगी। क्यों ना इसे सिद्ध करके देखें? तो यहाँ इस वृत्त में जिसका केंद्र है O, दो जीवाएं बनाई गई हैं AB और CD, और इन दोनों पर केंद्र से ये लंब बनाए गए हैं। OM AB पर लंब है और ON CD पर लंब है। हमें सिद्ध करना है कि OM की लंबाई ON की लंबाई के बराबर होगी। तो हमें दिया गया है कि AB बराबर है CD और हमें सिद्ध करना है कि OM बराबर है ON। अब यह सिद्ध करने के लिए मान लीजिए कि यहाँ OB को मिला दिया जाए और इसी प्रकार से यहाँ OC को मिला दिया जाए, तो हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुए जिनका नाम है OMB और त्रिभुज ONC। अब इन दोनों त्रिभुजों में OB बराबर होगा OC, क्योंकि ये दोनों इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और MB बराबर होगा NC, क्योंकि ये केंद्र से लंब गिराया गया है। और हमने अभी इसी पाठ की एक पिछली प्रमेय में देखा था कि यदि केंद्र से किसी जीवा पर लंब बनाया जाए तो वह उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसका अर्थ हुआ जब AB और DC बराबर हैं तो उनके आधे यानी कि MB और NC यह भी बराबर होंगे, क्योंकि इस लंब ने इसे समद्विभाजित किया और इस लंब ने इसे समद्विभाजित किया। AB बराबर CD है तो MB बराबर NC होगा। और यह तीसरा कोण यह 90 डिग्री का दिया गया है, तो राइट एंगल R, यह हाइपोटेन्यूज H यानी कि विकर्ण, और यह एक भुजा S। तो RHS सर्वांग समता नियम से यह छोटा त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, और यदि यह सर्वांग सम है तो OM बराबर होगा ON, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग यानी कि CPCT। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या इसका विलोम भी सत्य है। मतलब यदि हमें दिया गया है कि किसी वृत्त पर बनाई गई दो जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर है, यानी यह रेखा OM बराबर है ON, क्योंकि यही इन जीवाओं की केंद्र से दूरी है। यदि यह बराबर है तो क्या वे जीवाएं बराबर होंगी? तो इसे भी सिद्ध करके देखते हैं। यदि यहां से OB को मिला दूं और यहां से OC को मिला दूं, ये रचना करने पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुए OMB और ONC। अब इन दोनों त्रिभुजों में OM बराबर है ON, ऐसा दिया गया है, और OB बराबर है OC। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और यह कोण OMB मान लीजिए 1 और ONC मान लीजिए 2, तो कोण 1 बराबर है कोण 2 बराबर है 90 डिग्री। तो फिर से RHS राइट एंगल R, हाइपोटेन्यूज विकर्ण यहाँ OB और OC, और साइड OM और ON, RHS से ये दोनों त्रिभुज फिर से सर्वांग सम हो गए। और यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इसका अर्थ होगा कि MB बराबर है NC, CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब यदि MB NC के बराबर है तो इसका दुगना यानी कि AB और CD वह भी बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, तो इसलिए उसका दुगना भी उसके बराबर ही होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि AB बराबर है CD। तो अब इन प्रमेयों का प्रयोग करके प्रश्नावली 10.4 के सभी प्रश्न हल करने की कोशिश कीजिए। एक प्रश्न को हल करने के एक से अधिक तरीके भी हो सकते हैं। ज्यामिति में तो ऐसा होता ही है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा तरीका सही है? यदि पाठ में आई हुई प्रमेयों का ही प्रयोग करेंगे तो हल करना आसान भी हो जाएगा और आपकी उस प्रमेय की समझ को भी बढ़ाएगा। तो अगले भाग में आपके द्वारा किए गए हल को मेरे द्वारा किए गए हल से मिलाएंगे, ये मजेदार रहेगा। तो फटाफट से अपनी किताबें उठाइए और दिमाग लगाना शुरू कीजिए, और हम अब मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद बच्चों।